आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी स्फेरिकल मिरर के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जनरल इक्वेशन को डिराइव किया जाता है। तो इसके लिए हम एक कनकेव मिरर का इस्तेमाल करके हम इसके बीच रिलेशन को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कनकेव मिरर बनाते हैं। कनकेव मिरर के लिए जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हुआ धंसा हो, जिसे हम कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, और इसका बैक साइड हम यहाँ पे सिल्वर कलर से पेंट कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे जो इसका ये पोल होगा, और इसके लिए हम एक पैरेलल किरण को लेकर के आएंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे जाएगी। इस पॉइंट को हम एलोकेट कर देंगे F। अब इस पॉइंट को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक पॉइंट हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स यह इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये इस सरफेस के लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो यहाँ से अगर हम परावर्तन के नियम से देखें तो ये अगर अभिलंब है इस सरफेस के लिए, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है I। और ये जो कोण है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम R से सूचित करते हैं। परावर्तन के नियम से ये दोनों एंगल बराबर होता है, जिसे हम समझने के लिए यहाँ से इसे भी हम I दे देंगे, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। अब यहाँ से इस फोटो में हम देखेंगे तो ये किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है, यहाँ से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। चूँकि ये एंगल एकांतर कोण है तो एकांतर कोण से ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को हम नाम देंगे। अब यहाँ से हम देख पाते हैं चित्र में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इट मीन्स कि ये जो त्रिभुज हमें दिख रहा है CDF, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जहाँ से ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है तो ये भुजा CF और FD एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस चित्र में हम एक रचना का निर्माण करेंगे। इस F बिंदु से इस CD रेखा पर एक अभिलंब खींचेंगे और इस पॉइंट को एक हम नाम यहाँ पर दे देंगे E। अब यहाँ से हम देख पाते हैं कि यहाँ से जो एक ट्रायंगल बना, ये जो अभिलंब हम खींचे इस CD रेखा को समद्विभाजित करेगा। तो अगर CD को हम मानते हैं वक्रता त्रिज्या इस सेंटर से, ये अगर R है तो C और E तक की दूरी हो जाएगी R/2। इसी प्रकार E से D तक की भी दूरी हो जाएगी R/2। अब यहाँ से हम C और F का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। C और F का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से इस ट्रायंगल में CEF में, अब इस चित्र से हम यह देख पाते हैं कि हमें CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए हम यहाँ से cos I का रेशियो लेंगे। cos I लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा B/H। B के लिए हम लिखेंगे C और H के लिखेंगे CF। तो यहाँ से हम इजी तरीके से CF निकाल सकते हैं। तो चित्र से cos I इज इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं CE/CF। अब यहाँ से हम CE के जगह पर R/2 पुट कर सकते हैं। CF के वैल्यू CF, हमें यहाँ से CF मिल जाएगा। अगर यहाँ से CF का वैल्यू हम निकालते हैं तो R/2 बटा यहाँ से हमें मिल जाएगा cos I। अगर इसे हम हल करें तो हमें ये प्राप्त होता है R/2 cos I। अब अगर हम चित्र में देखें तो P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो PC को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। PC इज इक्वल टू, PC को हम वक्रता त्रिज्या से सूचित करेंगे और हमें PF निकालना है। तो PF निकालने के लिए हम PC वैल्यू में से, PC में से अगर हम CF घटा दें तो हमें मिल जाएगा PF। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं PF इज इक्वल टू PC
माइनस सी एफ। अब इस इक्वेशन में हम सी एफ के वैल्यू को, जो हमें यहाँ से r/2 कॉस आई वैल्यू प्राप्त हुआ है, यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे हमें रिलेशन प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से पी सी के जगह पर हम यहाँ पे r पुट करेंगे, सी एफ का वैल्यू r/2 कॉस आई हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें यहाँ से रिलेशन मिला, फोकस दूरी F इजिकल टू r/2 कॉस आई। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, r/2 कॉस आई को 1/cos आई को हम लिख सकते हैं सेक आई। तो ये हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जनरल इक्वेशन है।